क्योंकि ये देखिए आंकड़ा और बढ़ गया है अनुराधा, अब ये आंकड़ा और बढ़ गया है। एनडीए 127, आरजेडी यानी कि विपक्षी महागठबंधन 105, 22 सीटों का अंतर। बीजेपी 74, आरजेडी 70। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। उनकी बहुत पुरानी तमन्ना, ख्वाहिश पूरी होती दिख रही है क्या अनुराधा? बीजेपी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के कगार पर जाती दिख रही है। बिल्कुल संदीप, अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि जिस तरीके से जब इलेक्शन शुरू हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी की कमान पूरी, उनके इतने सारे सीनियर लीडर्स आके वहां पे जम गए थे, उनके पार्टी अध्यक्ष वहां पर थे, नरेंद्र मोदी ने खुद बहुत सारी रैलियां की हैं, तो बीजेपी के लिए, और ये इस बात को मानना पड़ेगा कि अर्बन एरियाज में बीजेपी की बढ़त नेचुरली है। बीजेपी नेचुरली अर्बन एरियाज में पढ़े लिखे तबके में बीजेपी है, और उनका संजय शर्मा की बात हो, नंद किशोर यादव की बात हो, वहां पर सुरेश शर्मा की बात हो, नंद किशोर यादव की बात हो, वो पीछे चल रहे हैं। वो भी दरअसल शहरी इलाके। नंद किशोर यादव का ये तीसरा या चौथा चुनाव होगा। नितिन नवीन का ये तीसरा या चौथा, या उनकी फैमिली का चौथा चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअली मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं फटीग फैक्टर रहा होगा, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। और बीजेपी के लिए क्या ये अच्छी खबर इस मायने में भी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन जाती है, जेडीयू 49, एक बड़ी ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं अगर ये रुझान बने रहते हैं, अगर, बहुत बड़ा अगर है। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया अंत भला तो सब भला, मेरा आखिरी चुनाव, जेडीयू विदाउट नीतीश इज नथिंग। आई थिंक जेडीयू विदाउट नीतीश इज नथिंग, एंड जेडीयू के लिए फिर तो यही होगा कि वो अपनी कहीं ना कहीं वो मर्ज ही कर जाए, क्योंकि उनके पास लीडरशिप कहाँ है। तो ये दोनों इनफैक्ट जेडीयू के लिए भी सूट करता होगा, और बीजेपी के लिए तो ऑफ कोर्स बल्ले बल्ले। बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले हो रहा है यहां पर रमन। जो ये आंकड़े अब बीजेपी 74 पर, आरजेडी 70 पर, आरजेडी अब सेकंड नंबर की पार्टी बन रही है, और आंकड़ों में भी देखिए 18 सीटों का फर्क चल रहा है। एनडीए 125, 122 से 3 ऊपर। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी उभरने के साथ एक बात तय होगी कि जो आप आंकड़े देखिए कि जेडीयू 47 और बीजेपी 74, जिस बात पे अभी चर्चा कुछ देर पहले चल रही थी, राजेश बादल जी ने इस मुद्दे को उठाया था, और अश्विनी चौबे के बारे में अमित ने बताया कि अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र में जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति उभर कर सामने आ सकती है। 50-45 पर रहे तो क्या आएगी, या अगर ये 35 से नीचे जाते हैं तो वो चर्चा फिर तार्किक हो जाएगी। देखिए फिर भी अगर 25 से 30 सीटों का अंतर जेडीयू और बीजेपी के बीच रहता है, ऐसी परिस्थिति में जो एलजेपी 7 सीट दिखाई दे रही है, हो सकता है वो 10 जाए, या एलजेपी के बिना सरकार बीजेपी जेडीयू की नहीं बने। उस सूरत में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एलजेपी मानेगी समर्थन देने के लिए? सुधांशु मित्तल, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते दिख रहे हैं, जेडीयू बहुत पीछे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे ना, या ये चर्चा थोड़ी देर बाद करूं? नीतीश कुमार रहेंगे। नहीं, इसमें भाजपा ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम लोग गठबंधन में लड़ रहे हैं, और गठबंधन का नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और उसके बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, नैतिकता तो में मतलब वो जो मॉरल अथॉरिटी है कम हो जाएगी नीतीश की। देखिए, मॉरल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के बारे में अभी चर्चा करने से क्या फायदा। पहले तो नतीजा आ जाने दीजिए, उसके बाद इनकी। नहीं, आप खिलाड़ी लोग हैं, अब मैं वो शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, बीपीएल चल रहा है, आप खिलाड़ी लोग हैं, थोड़ा सा मॉरल अथॉरिटी कम, अनकंफर्टेबल होंगे नीतीश। वो अपने अंदाज में, अपने तरीके से 15 साल से राज्य चलाते आए हैं ना। 2010 में मंच साझा नहीं करना नरेंद्र मोदी के साथ तो कह दिया, और वैसा ही हुआ। अब वो बहुत एक एक्सेप्टेबल भूमिका में, एक बड़े ही उनको माननी पड़ेंगी बातें बीजेपी की। गलत कह रहा हूं मैं सुधांशु मित्तल? नहीं, मैंने आपसे कहा कि देखिए, कोई भी चुनाव के बाद गठबंधन जो होता है, गठबंधन 2 संगठनों के अंदर मिलके सरकार चलाने का एक प्रक्रिया है,
और इसमें जो है चुनाव के नतीजे जो है उससे बहुत संकेत और संदेश जाते नहीं, वो संजय राउत कहते हैं ना कि बीजेपी वाले फिर अपने शब्दों से पलट भी जाते हैं। संजय राउत का बयान संजय ध्यान है राउत ना जी आपको? खुद तो छोड़ के चले गए, चुनाव के बाद खुद छोड़ के चले गए, उसके बाद दूसरों को नसीहत दे रहे। आपको जोड़ना चाह रहे थे, सुकेश को जोड़ना चाह रहे हैं एक बार। राजनीतिक लालसा जो थी उनकी कि किसी भी तरह उधर को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, उसके चलते उन्होंने जो करा वो कितना नैतिक था कितना नहीं तो सब जानते हैं, लेकिन छोड़िए ना, ठीक है सुकेश। नहीं, बीजेपी वचन की पक्की है। हाँ, ये बताने के लिए वो ये कहेगी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। हाँ, नीतीश कुमार का फिगर जिस तरीके से नीचे जा रहा है, क्या नीतीश कुमार, मैं पहले कह रहा हूं, हाँ, नीतीश कुमार को थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं, इसलिए भी नेकआउट करके कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि जनता ने हमारे खिलाफ फैसला किया है तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो जाए, वो विनर हुए। और बीजेपी दरअसल इस पूरे चुनाव में विनर बीजेपी है। हाँ, आप पूछिए क्यों? हाँ, एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरती है, बिल्कुल 110 सीटें लड़के, बड़ी पार्टियों में सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरती है। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जेडीयू ने 115 पर, बीजेपी ने 110 पर। इसलिए कह रहा हूं सबसे कम सीटों पे लड़के वो सबसे ज्यादा सीटें जीतती है। कहा जाता है कि उसकी एलजेपी के साथ हॉबनॉबिंग है। एलजेपी अभी भी एनडीए का पार्ट है दिल्ली में, तो उसका एक पार्टनर वहां अलग खड़ा होता है। चला गया बीजेपी का आंकड़ा। जी बिल्कुल, और फर्क हो गया 24 सीटों का, एनडीए 128 पर, आरजेडी 104 पर। मैं उसी फिगर की बात कर रहा हूं, 24-25 सीटों का अगर अंतर होता है तो दूसरी विक्ट्री क्यों? और बांकीपुर से लवसेना आप पीछे हो गए। एलजेपी 7 सीटों पे आगे है, तो एलजेपी भी अपना खाता खोल रही है। और एलजेपी अभी पता लगेगा कि जेडीयू को कितनी सीटों पे उसने हराया है, तो एलजेपी का इस्तेमाल करके जेडीयू को बहुत सारी सीटों पे उसने निपटवा दिया। तो क्या ये हॉबनॉबिंग थी बीजेपी और एलजेपी की? क्या ऊपर नेताओं में न हो लेकिन कार्यकर्ताओं में जो संदेश जाना चाहिए था नहीं गया क्या? तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनेगी। बीजेपी जेडीयू को कमजोर भी कर दिया उसने एक मॉरल अथॉरिटी नीतीश कुमार की थी उसको डिमोलिश कर दिया कि नीतीश कुमार की हार हो गई है, और उसके बाद एक लेम डक सीएम का नीतीश कुमार बन जाएंगे। लेम डक सीएम होंगे क्या? अमित आपको जोड़ना चाह रहे हैं, ये लेम डक सीएम वाली बात मैं अनुराधा से पूछूं उससे पहले आप कुछ अपडेट दे रहे थे इस चर्चा से जुड़ी। नहीं, मैं यही कह रहा था जो सुकेश ने लास्ट में कहा कि देखिए एक प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने जब पिछले बार जब 2017 में नीतीश की वापसी हुई एनडीए में, तो उसमें एक बड़ी भूमिका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई थी, जब वो लेकर आए थे नीतीश कुमार को, और एक तरह से नीतीश को ये भरोसा दिया था कि बिहार में आपके मर्जी से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही एनडीए चलेगा। और ये एक कमिटमेंट का पार्ट है कि 2020 में वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुए, और एक भले ही बराबरी में आके चुनाव लड़ा हो, सीटें बराबर ली हो, लेकिन मुख्यमंत्री को उनको माना है। तो ये मुझे जो मेरा सेंस कहता है, क्योंकि बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और ये जो बदली हुई बीजेपी को मैं भी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जो मेरा सेंस ये कहता है कि 25 का हो या 30 का हो, फर्क कितना भी हो, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए की तरफ से। ये लगभग फिलहाल बड़ा शब्द है ना। हाँ, जैसा कि सुकेश ने कहा कि हो सकता है कि मॉरल अथॉरिटी के साथ वो आए कि ये हमारे खिलाफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक सेकंड के लिए मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है कि वो होंगे, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर वो अधिकार खत्म हो जाएगा। जो एक रुतबा था नीतीश कुमार का, जो एक ऑथोरिटी थी, वो खत्म हो जाएगी। और अब जो छोटे भाई की भूमिका में पूरी तरह से आ गए हैं, क्योंकि पूरे कैंपेन से लेकर आगे तो जो पूरी रणनीति बनी है वो मोदी के और बीजेपी के अनुसार ही पूरा कैंपेन हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में नीतीश भले ही सीएम होंगे, लेकिन वो अधिकार, वो ऑथोरिटी के बिना एक सीएम होंगे जिसमें पूरा अधिकार जो इस्तेमाल किया ना के पास होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, और ये अभी रुझान है, ये रुझान लगातार पलट रहे हैं, लेकिन 24 सीटों का अब अंतर हो गया है। ये पाठ पाना क्या बहुत मुश्किल होने वाला है विपक्षी महागठबंधन को? ये तो सवाल है ही, लेकिन अनुराधा अगर, और मैं फिर अगर के साथ सवाल पूछ रहा हूं, एनडीए की सरकार भी बनती है तो मॉरल अथॉरिटी तो कम होगी ही होगी। फिलहाल वो मुख्यमंत्री बन भी जाए नीतीश, लेकिन क्या वो लेम डक सीएम होंगे, जो शब्द इस्तेमाल किया सुकेश ने? मुझे लगता है कि जितना नीतीश जी को कोई जानता है, वो
उनको बीजेपी बोलेगी बिल्कुल कि आप ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, हो सकता है थोड़े दिन के लिए वो रहे, बट आगे वो विरासत को किसी के हाथ में छोड़ दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी इस तरीके के मुख्यमंत्री होंगे या बनना पसंद करेंगे जिसमें वो उनकी स्थिति बहुत स्ट्रांग ना हो। वो लेम डक मुझे नहीं लगता है कभी बनना पसंद करेंगे। हाँ, और इसीलिए वो संन्यास की भी बात कर रहे हैं कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। वो भी बीजेपी को ये बताने के लिए, देखिए आखिरी चुनाव है, खेल मत करना, मैं लोगों के पास जाऊंगा, ये बात कहते हुए। बिल्कुल। तो नीतीश जी की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो किसी के साथ दब के उस तरीके से रह पाएंगे। अब यहां पर ये जो आंकड़ा है 128 एनडीए, आरजेडी 105, 23 सीटों का अंतर, और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के भी सीट दिखाइए। श्याम रजक, ये तो 70 से नीचे आपका आंकड़ा आ गया। 69 पर आरजेडी, लेफ्ट ठीक कर रहा है 14 पर ये तो फासला 23 सीटों का हो गया है। अब ये मत कहिए ये तो अभी दूसरा राउंड कई जगह अभी चल रहा है, तीसरे राउंड की शुरुआत है, ये अभी खेल बदल जाएगा। क्या ये एक ट्रेंड पकड़ ली है चुनाव ने? रमन, अगर आप इस बात का जवाब दें, श्याम रजक से अभी करते हैं बात। देखिए, बिल्कुल ये एक ट्रेंड दिखने लगी है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल या एनालिसिस में ये बात बताई जा रही थी कि तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है और तेजस्वी यादव के सहारे महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी की जितनी सीटें आ रही है 75 सीटें बीजेपी की आ रही है और आरजेडी 69 सीट आ रही है। इसमें बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी से नाराजगी मतदाताओं की नहीं है। चुनाव के दौरान जो नीतीश कुमार का गुस्सा जनसभाओं में देखने को मिल रहा था, उससे एक बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार जो उम्मीदें थी मतदाताओं की, उन मतदाताओं की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को, जेडीयू को भी है। और इसीलिए केसी त्यागी ने कुछ देर पहले ही कहा कि कोरोना के चलते जेडीयू हार रही है। भले ही जो अभी मैं एक जिक्र ये करना चाहता था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। इसीलिए अब ऐसी परिस्थिति सामने आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद नहीं रहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे जेडीयू कौन संभालेगा? क्योंकि अनुराधा जी अभी कह रही थी कि हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी का मर्ज हो जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई चेहरा, कोई ऐसा नेता उनके पास नहीं है। और ऐसे में अब ये थोड़ा सा हम लार्जर पिक्चर भी देखें इस चुनाव की। राजेश बादल, जो लगातार एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी कि नीतीश थक गए हैं, थकान है, एक जड़ता आ गई है, जो शब्द मेरे सहयोगी सुकेश ने कई बार हम जब चर्चा करते थे इस्तेमाल किया। ये दरअसल 15 साल बाद भी अगर आप 128 के आंकड़े पर हैं तो ये एंटी इनकम्बेंसी थी या थोड़ी बहुत जो ट्रैक्शन मिली है? आरजेडी अच्छा कर रही है, कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। ये जो इसको वोटर फटीग कहिए। हाँ, थोड़ा वोटर फटीग थी, थोड़ी ट्रैक्शन थी नौकरी के मामले को लेकर। लेकिन 15 साल को कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई है क्या उस राज को, नीतीश राज को, बिहार के वोटर ने? तय है कि जो नीतीश कुमार की पहली पारी थी वो बहुत ही शानदार थी और तभी उनको सुशासन बाबू कहा गया था। तो अगर लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद भी करीब करीब 50 सीटें वो ले जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस एंटी इनकम्बेंसी का एक नुकसान तो हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा घाटे में तो नीतीश कुमार ही हैं। उनकी सहयोगी पार्टी को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन जो बात हम अभी पहले कर रहे थे, क्योंकि यहां अभी आपके पास आने के पहले मेरी बीजेपी के कुछ बहुत ही शिखर नेताओं से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि अगर आप महाराष्ट्र में छोटे दल के नेता को मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकते तो बिहार में क्यों देना चाहिए। ये एक बहुत ये एक बहस चल पड़ी है कि महाराष्ट्र का फिर ऐसा क्यों हुआ था कि आपने शिवसेना को अलग हो जाने दिया लेकिन शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। तो नीतीश कुमार के लिए सम्मानजनक रास्ता यह हो सकता है कि वो केंद्र की तरफ आए, जैसा कि अभी अनुराधा जी ने भी इशारा किया था। लेकिन क्या केंद्र में भी उनको वही स्वीकार्यता मिलेगी? तो उन्होंने जीवन का आखिरी चुनाव कहा है, लेकिन केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे, वो रास्ता उन्होंने खुला रखा है। चरण सिंह सापरा भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा, ये तो एनडीए बढ़त बनाए हुए है,
22 सीटों का अंतर 128 पर है एनडीए, और कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हो रही है क्या? कांग्रेस 70 में से 21 पर आगे, वाम खेमा भी 29 सीट उन्होंने लड़ी, 16 पर आगे है। विपक्षी महागठबंधन की कमजोर कड़ी आप साबित हो रहे हैं। संदीप जी, ऐसा आप अभी नहीं कह सकते, क्योंकि मात्र अभी तक 2 राउंड हुए हैं जो मतगणना के हैं। 33 राउंड टोटल हैं, तो मेरे ख्याल से 30-31 राउंड अभी बाकी हैं। बहुत सी परिस्थितियां अभी बदली होंगी और कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं, कांग्रेस एक मजबूत कड़ी बन अच्छा, करके इन 2 उभरेगी। राउंड की इसी बात काउंटिंग पे में हमारे आप 27 होते सीटें 50 सीटों पर तो अभी बल्ले बल्ले कर रहे होते, ताल ठोक रहे नहीं, होते। देखिए, गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए, नहीं, ये तो बल्ले बल्ले, कभी किसी की बल्ले बल्ले, कभी कोई थल्ले थल्ले, ये बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले और 2 घंटे चलेगा। ये हम सबको इसी में रहना और इसी में बातचीत करनी है। कुल मिलाकर के परिस्थिति ऐसी है कि ये आकलन लगाना पड़ेगा कि वोट कटुआ दोनों तरफ थे, हमारी तरफ भी थे, एमआईएम थी, आरएलएसपी थी और वहां पर भी एलजेपी थी। तो कौन से वोट कटुआ ने किसका ज्यादा वोट काटा है, उसके ऊपर ये करीबन 2 घंटे के तो बाद मतलब असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र आपने कर दिया, सीमांचल में क्या आपको नुकसान कर दिया ओवैसी ने? आप सीधा ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नुकसान कर दिया, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 2 घंटे के बाद में ये आकलन करना पड़ेगा कि कौन से वोट कटुआ ने किसका ज्यादा नुकसान किया है। अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है चरण सिंह सापरा, फासला बढ़ता जा रहा है। एनडीए 129 पर, आप 105 पर, 24 सीटों का फासला। सुबह 1.5 घंटे तक जब से ये रुझान शुरू हुए हैं, 1.5 घंटे तक महागठबंधन आगे था। अब 1 घंटे से सारे चैनल दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा आगे है, फिर हम आगे हो जाएंगे। ये चलता रहेगा करीबन 2 घंटे और। तो मतलब जीत पर आश्वस्त हैं आप, ये कह रहे हैं? बिल्कुल आश्वस्त है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डबल इंजन पर डबल युवराज भारी पड़ेगा। डबल इंजन पर डबल युवराज भारी पड़ेगा। ईवीएम वगैरह की बात तो नहीं उठाने लगेंगे ना शाम तक कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ झाला था? ये तो नहीं कहेंगे ना? अभी ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए। देखिए फिलहाल नतीजे जो आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, हम उन रुझानों पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी की चर्चा हम शाम को अच्छा, बाकी के लिए अभी ऑप्शन ओपन है? तो राहुल गांधी कह चुके ऑप्शन ओपन की बात नहीं कर रहा हूं। आप हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मैं उत्तर अभी नहीं देना चाहता। अभी नहीं देना अरे चाहते? साहब, अनुराधा, राहुल एक मिनट, अनुराधा आप मुस्कुरा रही हैं। नहीं, अभी मुस्कुराना ही ठीक रहेगा संदीप, क्योंकि जब तक अभी बेचारे कांग्रेस क्या कहेगी, आप सोचिए क्या कहेगी। उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। इसी तरीके से वो इसी तरीके की बात करेंगे और पतली गली होंगे। नहीं, मैं इसीलिए वो ईवीएम का सवाल उठाया। भाई कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीत जाती है, मध्य प्रदेश भी जीती, अब चलो हार गई, राजस्थान जीतती है, तब ईवीएम की बात नहीं होती। और जगह कुछ बात होने लगे तो ईवीएम का वो फिर से रिकॉर्ड शुरू हो जाता है बजना। अब बिल्कुल उनके पास अभी ऑप्शन नहीं है संदीप, इसकी ज्यादा आप टांग ना खिंचाई करें। सुकेश, नहीं देखिए, अब जो कह रहे थे सापरा साहब की पहले 1.5 घंटे तक महागठबंधन आगे था, अब 1 घंटे से आप इनको आगे बता रहे हो। धीरे धीरे ये अब एक फॉर्म ये लेने लगा है ना, करीब 3 घंटे। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। ये देखिए, अब तीसरा घंटा पूरा हो गया है काउंटिंग को, 24 सीटों का फासला, एक ट्रेंड फॉर्म अप करती है ना धीरे धीरे। एक ट्रेंड एनडीए की बढ़त बनती जा रही है, वो आगे बढ़ रहा है और विपक्षी महागठबंधन पीछे हट रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूं, जब काउंटिंग शुरू हुई कि 9 बजे के बाद इस पे कुछ कहना चाहिए। 10 बजे तक थोड़ा और फॉर्म होता है। 11 बजे अब 3 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। वो ठीक कह रहे हैं, कई राउंड्स की पोलिंग होनी है, काउंटिंग होनी है, सॉरी। वो आखिरी दौर में चीजें बदलती हैं, कई बार बदलेंगी, लेकिन अब कई दहाई के आंकड़े में ना आ जाए। विपक्षी महागठबंधन 100 पर आ गया है, 26 सीटों का फासला। एक ट्रेंड साफ तौर पे दिख रहा है, अदर्स की संख्या दिख रही है। ये अदर्स वही तो नहीं है जो सीमांचल इलाके में ओवैसी का फैक्टर बोला जा रहा था। क्या वहां उन्होंने डेंट पहुंचा दिया है? इशारा किया चरण सिंह साहब। बिल्कुल, अगर वो वहां पे डेंट पहुंचाया है, फिर आरजेडी और महागठबंधन की सीटें नीचे चली जाएंगी। वैसे ही 49 सीटें जेडीयू की हैं। जेडीयू के पास एक तर्क होगा, एक लॉजिक होगा बाद
बाद में ये कहने के लिए जब वो अपने फिगर्स के साथ बैठेंगे कि एलजेपी ने कहां कितनी जगहों पे उन्हें डेंट पहुंचाया है। और नहीं तो उनका वीआईपी फिगर क्या 6 होता? सीटों पर 11 सीटों पर वीआईपी लड़ी है। वीआईपी का 6 सीटों पर, और इनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है मल्ला, वो बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो बड़े वोकल भी होते हैं। 11 में से 6 पर बढ़त बनाना क्या संकेत दे रहा है? 5 में से माफ कीजिएगा 5 से 6% वोट मल्लाह कम्युनिटी के हैं। बड़े वोकल हैं, वोटर हैं, बड़े लाउड हैं, अपने वोट को कास्ट करते हैं और एक तरीके से उनको एक नायक आजकल मिल गया है जो खुद सिमरी बख्तियारपुर से आगे चल रहे हैं। तो उनका जिस तरीके से, और मैं हमेशा से कहा, तो जातीय समीकरण काम कर गया क्या एनडीए के लिए? मैंने शुरू से कहा ये है जो कि वीआईपी हमको लेकर आए हैं साथ में, अगर जातीय समीकरण के आधार पे चुनाव होगा, अगर वो खांचा नहीं टूटता है, नहीं वो टूटता कहां है, वो तो रहता है ना। अगर वो नहीं टूटता है तो एनडीए भारी पड़ेगा, ये हम अब कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर वो चुनाव, अगर वो नौकरी का अट्रैक्शन, अगर वो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ क्या हुआ, तो अगर वो प्ले में नहीं आता है फिर वेव नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।